आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की टॉप 10 खबरों में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान के उदयपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री को ऊपर एफआईआर कर दी गई है। ये मामला धीरेन्द्र शास्त्री के कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वीडियो पूरा देखिए। आज मैं लाडली बहना, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बागेश्वर धाम के ऊपर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो एफआईआर की गई है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो उदयपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीलचंद ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उदयपुर के गांधी मैदान में गुरुवार को आयोजित एक धर्म सभा कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की कथित भड़काऊ भाषण दिया था। क्या ये भाषण भड़काऊ था, आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बयान भी दिया है, उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ कहा है। सुनेंगे, आज का पूरे वीडियो देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली सभी खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज की बड़ी खबरों की, बागेश्वर धाम बाबा पर एफआईआर। जी हां, बागेश्वर धाम बाबा पर एफआईआर हो चुकी है। शिवराज भैया के लिए लाडली बहनाओं ने फिर भजन कीर्तन करना शुरू कर दिए हैं और इनका कहना है कि मामा ही चाहिए हमको, फिर से मामा चाहिए। अभी मामा की सभाओं में बहुत सारी बहनाओं के लिए आप देखेंगे, बहनाएं जो हैं उन्हों के लिए मामा डायरेक्ट प्यार दुलार अभी भी दे रहे हैं और अभी भी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए बहनाओं को लगातार कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मोहन यादव का एक बड़ा बयान आज सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम है और अभी भी कांग्रेस नहीं चेत रही है। पूरे देश में तानाशाह का वर्ड आपको पता है, आजकल नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह के रूप में लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो पूरे देश में तानाशाह के खिलाफ उपवास रखने के लिए यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार एक कैंपेन चला रही है। कल सुबह 11 बजे से सब वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। मंत्री जी का ऑफिशियल विंद कोठी निवास पर सुधीर शर्मा व्यापम के आरोपी हैं। व्यापम के आरोपी हैं ये अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता। ये किस पद पे हैं जो सरकार पर्दे के पीछे चला रहे हैं। इससे पहले जीतू पटवारी का एक वायरल बयान सुनिए, जिसमें व्यापम घोटाले को लेकर उन्होंने बड़ा वक्तव्य दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित बहुत सारे लोगों के नाम उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार कोई और चला रहा है। देखिए पूरा वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे बागेश्वर धाम और लाडली बहनाओं की। पसंद करते हैं, शिवराज जी को करते हैं, मोहन यादव को करते हैं या अन्य तीसरे को करते हैं। आपने एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में मोहन यादव जी का नाम लिख के भेज दिया। यानी चिट्ठी के पर्ची के मुख्यमंत्री आपने मध्य प्रदेश में बना दिए। पर मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल विंद कोठी निवास पर सुधीर शर्मा व्यापम के आरोपी हैं। व्यापम के आरोपी हैं ये अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता। ये किस पद पे हैं जो सरकार पर्दे के पीछे चला रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या लॉजिक है कि अयोग्य मुख्यमंत्री आपने भेजा और व्यापम के आरोपी सुधीर शर्मा और अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यहां के संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा है कि एक अपराधी प्रदेश की सरकार चला रहा है, सुधीर शर्मा, पर्दे के पीछे से। ये प्रधानमंत्री से मेरा अंतिम सवाल है। अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश के सामने ये बातें स्पष्ट करेंगे तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को यह एहसास होगा। और मैं कह सकता हूं कि 2003 से लगातार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रही है। 2003 के पहले भी मेरा मध्य प्रदेश आना जाना होता था। राजनाथ सिंह ने भी मध्य प्रदेश मामा और मोहन यादव के बारे में एक बड़ा वक्तव्य दिया है। ये वीडियो भी हम देखते हैं, 30 सेकंड का वीडियो है। देखिए राजनाथ सिंह जी ने, जो कि मैं रक्षा मंत्री, उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहा। लोग कहते थे साहब मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य है, चाहे कोई सरकार आए, मध्य प्रदेश खड़ा नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन बहनों भाइयों, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान ने काम किया है,
और उसके बाद जिस कामयाबी के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, आज मैं ही नहीं, इस भारत का कोई भी जो राजनीतिक विश्लेषक होगा, आर्थिक विश्लेषक होगा, इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि बीमारू राज्य के रूप में जाने जाने वाला यह मध्य प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मेरे बहने भाइयों, भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। और 3 तलाक पर मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया है। 3 तलाक एक बड़ा मान चलो कि 3 तलाक एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके चलते महिलाओं को, खास करके मुस्लिम महिलाओं को बड़ी समस्या होती थी। तो मोदी जी ने आज 3 तलाक के ऊपर फिर से एक बड़ा प्रहार किया है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके सारी चीजें, लेकिन उसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की बड़ी खबरों का एनालिसिस मैं लेकर आया हूं, जिसमें बागेश्वर धाम से लेकर लाडली बहना से लेकर मामा तक की सारी खबरें आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए। और इस एफआईआर के खिलाफ बागेश्वर बाबा ने भी कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 3 तलाक पर मोदी जी ने कितना बड़ा बयान दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का जब कानून खत्म किया गया तो मुस्लिम महिलाओं को कितना फायदा और बेनिफिट मिला है, ये सुनिएगा सीधे पीएम मोदी की जुबानी। साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है। और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन, 100% योजना लागू हो। जितने भी उसके लाभार्थी लोग हैं सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब लाभार्थी उसके हक की चीज उसको मिलती है, सैचुरेशन का मतलब ही होता है वही सच्चा सेक्युलरिज्म है, वही सच्चा सामाजिक न्याय है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही ये हमारा मंत्र है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि तो एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है, महिलाओं के लिए सम्मान दिलाया है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है। आपको क्या लगता है कि मोदी की जो पॉलिसी है इस बार लोकसभा चुनाव में, उनके जो वादे हैं कि इस बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, इस पर हम लगातार आपसे कमेंट लेते रहते हैं। लेकिन 3 तलाक का मामला तो मुझे तो पर्सनली पसंद आया कि 3 तलाक को हटाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला था। इसमें भले कोई कुछ भी कहे, तानाशाह के ऊपर उपवास रखने के लिए हम कल अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि मामा ने शिवराज भैया के लिए बहनों का जो अद्भुत प्रेम, ये मामा ने खुद ट्वीट किया है, मामा ने खुद बताया है कि आज भी बहनें उसी प्रकार से मामा को चाह रही हैं जैसा विधानसभा चुनाव के पहले चाहते थे। भले सीएम कोई बन गया हो, लेकिन बहनाओं के दिल में आज भी सीएम कौन है? मोहन यादव की जगह पर मामा को ही मान रही हैं। चलिए देखिए आज भजन कीर्तन के माध्यम से बहनाओं ने मामा को क्या सौगात दी।
नगाड़ों के साथ मामा का स्वागत लगातार हो रहा है, लाडली बहनाओं ने कर रखा है, लेकिन मामा ने भी कहा कि मेरे जीवन मेरा जीवन बदलने में, यानी कि देखो मामा का एक वीडियो दिखाऊं मैं आपको पुराना, आज मैंने सुबह डाला है दोपहर में, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो मामा ने क्या कहा है कि मामा ने जब शुरुआत की थी राजनीति की तब उनके पास गाड़ी नहीं थी, वो पैदल पैदल चलते थे, पैदल पैदल चलते थे, लोगों का समस्या का समाधान करते थे। और लेकिन आज उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो महिलाओं की वजह से आया है। सुनते हैं मामा की जुबानी। क्यों राजनीति में? इसलिए कि आपकी जिंदगी बदलना है भाई। बड़े पद पर पहुंच के कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तिजूर, ऐसे बड़े बन के क्या करेंगे? तो जब मुख्यमंत्री था तब मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की। अब पार्टी का फिर से सांसद बनो और दिल्ली जाओ तो मामा आप दिल्ली चले, लेकिन दिल्ली में बैठूंगा नहीं, तुम्हारे बीच ही रहूंगा, वहां भी जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी सांसद के रूप में भी बदलने में कोई कसर नहीं होगी। मेरी जिंदगी है, आपकी जिंदगी बदल। तो जहां एक तरफ बीजेपी अपने कारनामों को गिनवा रही है, वहीं पर एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा पर फिर से एक बार एफआईआर हो गई है। इनके बयान के चलते कई इनका पहले आप ही बताइए, इनके ऊपर जो इनके ऊपर जो एफआईआर हुई है क्या वो सही है? एक्चुअली कहीं कहीं पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है, अब वो एक विशेष कम्युनिटी वर्ग के लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं कि अगर आप होली मनाओगे, अगर आप दिवाली मनाओगे तो आप शैतान कहलाओगे, आप शैतान बन जाओगे, आप किसी और धर्म के त्योहार नहीं मनाओगे, अगर मनाओगे तो आपके लिए तथाकथित जो ईश्वर है वो आपको माफ नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातों को लेकर लगातार बाबा भी बयान देते रहते हैं। तो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान, जब ये एफआईआर हुई उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? ऐसा कहने पर ये कौन सा देश है? इस देश में क्या हो रहा है? आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। धीरेन्द्र शास्त्री क्या पक्ष में है या विपक्ष में? सुनिए इनकी जवानी। तो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंगबली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद। तो धीरेन्द्र शास्त्री एक प्रकार से इनका एक, अभी वर्तमान में देखा जाए तो इनका एक विशेष चेहरा बन गया है। चेहरा किस लिए? कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन कभी भी ये बाबा खुलकर, क्योंकि इन्होंने तो कमलनाथ के यहां पर जाकर भी कथा कर दी थी, तो तब से बीजेपी वाले ये बोलते हैं ये तो सबके हैं, लेकिन इनके जो हाव भाव हैं, इनके काम करने का जो तरीका है, वो तरीका आपको पता होगा। उस तरीके में आपने देखा होगा कि ये हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता है? आरएसएस की विचार है ना, समर्थक है ये, बीजेपी के समर्थक तो दिखते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं। और हिंदू राष्ट्र हो भी क्यों ना, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, यानी कि पूरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बने थे, और उस समय मुस्लिम कंट्री के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। भाई पाकिस्तान आप हिंदू राष्ट्र बोलोगे या कम्युनल राष्ट्र बोलोगे? आप पाकिस्तान को क्या बोलोगे? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बोलोगे या मुस्लिम राष्ट्र बोलोगे? 52 मुस्लिम कंट्रियां हैं पूरे भारत, मतलब पूरे विश्व में। तो यहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो इसमें इन्होंने भी फुल समर्थन दिया है। उस समर्थन को लेकर ये कभी कभी बीच में ज्यादा कुछ बोल जाते हैं, तो उसको लेकर विशेष वर्ग के लोग एफआईआर कर देते हैं। बट इस एफआईआर का होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एक और बड़ा बयान मोहन यादव जी की तरफ से आया है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन माना जाता है पड़ोसी, लेकिन ऐसा पड़ोसी जिसमें लड़ाई होती रहती है, तो इसको लेकर मोहन यादव ने कहा है कि एक ऐसी पार्टी जो 70 साल रहने के बाद तो
बात नहीं कर पाई, बातचीत नहीं कर पाई। अच्छा, इनका कहना क्या है बता देता हूं। मोहन यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जब थी तब भी ये बोलती थी कि कश्मीर का मुद्दा बैठकर हल करेंगे, बट तब तो कर नहीं पाए। फिर जब मोदी जी आए या फिर बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने क्या हुआ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लगातार क्या उन पर प्रहार करते रहे और आज बोलते हैं कि एक भी बम नहीं फूटता। पहले कश्मीर में आज दंगे होते रहते थे, पूरे भारत में जहां देखो दंगे होते रहते थे, लेकिन अब दंगे नहीं होते। तो इनका मानना यह है कि हमने बहुत कंट्रोल किया है। आप मुझे आज दो बातों के कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर क्या जायज है, और दूसरा क्या बीजेपी के आने के बाद दंगे कम हुए हैं। सुनिए मोहन यादव जी का बयान। कांग्रेस ने इतना ही अपने न्याय पत्र में एक और बात लिख दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ शांति से बैठ करके आतंकवाद का मसला सुलझाएं। इसी भाव के कारण से कांग्रेस के इस कुत्सित नीति के कारण से भारत सदैव लज्जित होता रहा। भारत के हर नगर में बम अगर फूटते रहे, आतंकवादी घटना अगर घटती रही, तो कांग्रेस की इसी नीति के कारण से घटती रही। मुझे और आहत हुआ इस बात को सुनकर के। उन्होंने कहा कि हम ये क्रांतिवीर योजना समाप्त करेंगे। अरे अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे सैन्य भर्ती की। देश की आबादी 142 करोड़ की, और हमारी अपनी सैन्य क्षमता चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, तीनों की क्षमता मिलाकर केवल 13.5 लाख की है। ऐसे में हमारी इस सेना को ताजा दम रखने के लिए इनकी आयु सीमाओं का आधार और पूरे देश में एक तरह से हमारी सैनिक शिक्षा का भी धीरे धीरे प्रकटीकरण कैसे जाए, नीचे संदेश में ये लाभ कैसे उठाए, इतनी पवित्र योजना को भी लेकर के इनके मन में भाव है कि हम इसको खत्म करेंगे। आप जनता इसको जवाब देगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक युवाओं के लिए लगातार हमने अच्छे कदम उठाए। जैसे डिजी लॉकर से लगा करके हमारे सारे कॉलेज के बच्चे अपने कोई भी दस्तावेज को लेकर के बाहर घूमने की जरूरत नहीं, डिजी लॉकर के माध्यम से उनके दस्तावेजों का भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। किसानों को लेकर के हमने काम किया है। नदी जोड़ो अभियान, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैन बेतवा नदी का बहुत पुराना नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सपना था, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है, इसके माध्यम से खजुराहो सहित पूरे क्षेत्र में पूरा जल राशि का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लोग इसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान के साथ जुड़ करके हमने काली सिंध, पार्वती और चंबल योजना, ये योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ के हमारे यहाँ काम होंगे और 35,000 करोड़ के काम राजस्थान सरकार करेगी, जिसके माध्यम से हमारा पूरा मालवा और चंबल का बेल्ट, जिसमें गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से लगा करके से आगे हटते हुए हम सीधे मालवा तक चले जाएंगे। यहाँ तक कि इंदौर और उज्जैन कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री बने या कोई भी प्रधानमंत्री बने, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए भी आप कुछ योजनाएं बनाएं। हमारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आए, ताकि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनके हाथ में आए। क्योंकि दिन रात पढ़ाई करने के बाद पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन कमाने का जरिया नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारी सरकारें लगातार उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगी। नया कैलेंडर जारी किया है, लेकिन उस कैलेंडर में बाकी भर्तियां नहीं आई हैं, तो उनको सम्मिलित होने की मैं गुहार लगाता हूं। लेकिन अगर सम्मिलित नहीं हुई तो हम भोपाल जाकर उनको मांग के भी लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। मैं दिनेश ठाकुर आप सबसे विदा लेता हूं। प्लीज हमारे चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके, जी हां, अगर आपके घर में कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट है तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में आपके लिए कंटेंट बना के इसी चैनल पर डाल रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दीप्ति एकेडमी, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो आप चलाते हो हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि आप तक डेली अपडेट मिल सके। और मेरे न्यूज़ देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी ज्वाइन हो जाना चाहिए। दीप्ति सिंह एकेडमी आपके मोबाइल में होना आवश्यक है, ताकि आपको उन सभी पीडीएफ और लेक्चर्स का लाभ मिल सके जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। इंदौर में नंबर 1 एकेडमी आपके लिए घर बैठे भी तैयारियां करवाती है।